हेलो डियर स्टूडेंट्स, हक्कल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम अलाइल सिस्टम के लिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अलाइल सिस्टम 3 कार्बन एटम सिस्टम है, तो यहाँ पे 3 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम psi 1, psi 2, psi 3 और psi बॉन्डिंग, psi नॉन बॉन्डिंग एंड psi एंटी बॉन्डिंग द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमें पता है कि LCO-MO ट्रीटमेंट के द्वारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा बनेंगे। तो ये ऑर्बिटल्स बनेंगे psi इज इक्वल टू C1 phi1 प्लस C2 phi2 प्लस C3 phi3। अब हम तीनों मॉलिकुलर ऑर्बिटल psi1 psi2 psi3 को कैसे निकाल लेंगे? C1 C2 C3 के डिफरेंट मान लेते हुए। तो क्योंकि 3 कार्बन एटम सिस्टम है तो यहाँ पे सेक्युलर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर भी 3/3 होगा। यहाँ मैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट जो है वो C1 C2 को C3 को साथ में लेते हुए लिख रही हूँ। जैसे हमने पिछली क्लास में लिखा था एक्स की भाषा में, तो वो लिखने के साथ साथ आप देख रहे हैं कॉलम 1 में मैंने C1 लिया है, कॉलम 2 में C2 एंड कॉलम 3 में C3। और ये C's जो हैं वो मिक्सिंग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा हम लोग C1 C2 C3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सेक्युलर इक्वेशन की भाषा में लिखती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आ जाती हैं, जो कि मैंने ऊपर सेक्युलर डिटर्मिनेंट को ही सेक्युलर इक्वेशन के रूप में लिखा है। तो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। पहली इक्वेशन है C1x प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसे बनी है मेरे पास? ये मैंने जो फर्स्ट रो में जो टर्म्स हैं उन्हीं को ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है C3 मल्टीप्लाई है तो C3 वाली टर्म जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के कारण वैनिश हो गई है। इसी तरह सेकंड रो को मैं यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ। आप देख रहे हैं C1 प्लस C2x प्लस C3 इज इक्वल टू 0। थर्ड रो को यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 3 लिखी जा रही है। C1 जो है टर्म वैनिश हो जाएगी बिकॉज इट्स मल्टीप्लाइड बाई 0। बचेगा क्या? C2 प्लस C3x प्लस C3x इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग जो हैं इन इक्वेशंस में यहाँ पे जो हैं पिछली क्लास में हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करे थे x के लिए। x के मेरे पास 3 रूट्स आए थे। x इज़ -√2 फॉर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, x इज़ 0 मीन्स नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड x इज़ +√2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। इन्हीं x की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब मैं यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगी। पहले हम केस लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का, जिसके लिए हमें पता है कि वैल्यू होती है x इज़ -√2। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू x इज़ इक्वल टू -√2 पुट करती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि C2 इज़ इक्वल टू √2 C1। तो यूँ मेरे पास C2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ C1। अब हम लोग जो है अगले स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी यही वैल्यू रखते हैं -√2। ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखती हूँ तो मैं पहुँच जाती हूँ इक्वेशन नंबर 5 पे, एक्सप्रेशन नंबर 5 पे, जो मुझे बता रहा है C1 इज़ इक्वल टू C3। बिल्कुल सेम लाइंस पे मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करती हूँ -√2 x की वैल्यू, तो मेरे पास एक्सप्रेशन नंबर 6 आ जाता है। दैट शोज़ अगेन C1 इज़ इक्वल टू C3। तो यूँ मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं C1 C2 एंड C3 इन टर्म्स ऑफ C1। अब हम लोग जो हैं इस C1 की वैल्यू को यूज़ करते हुए जो है इक्वेशन ड्राइव करेंगे फॉर साई मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन होने के कारण ये साई जो है दैट इज़ नॉर्मलाइज्ड। तो मैं इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाऊंगी, जो है दैट इज़ इंटेग्रल ऑफ साई स्क्वायर डी टॉ इज इक्वल टू 1। तो जब हम लोग साई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 7 बन जाती है। पिछले क्लास में भी हमने इथाइलिन सिस्टम के लिए बिल्कुल इसी तरह नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करी थी। उसी तरह आज जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो जो है मेरे पास अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब आप खोलेंगे तो आपको पता है कि कुछ टर्म्स बनेंगी C1 स्क्वायर वाली, C1 स्क्वायर phi1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर phi2 स्क्वायर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल का मतलब है इंटेग्रल ऑफ phi1 स्क्वायर phi2 स्क्वायर और इंटेग्रल ऑफ phi3 स्क्वायर ऑल इज इक्वल टू 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन।
और जहाँ पे भी फाई 1 फाई 2 मीन्स आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा, वो इंटेग्रल क्या हो जाएंगे, वैनिश। वो इंटेग्रल वैनिश होंगे तो वो सारी टर्म जहाँ पे C1 इंटू C2 या C1 C3 एट्सेट्रा आएंगे वो सभी वैनिश हो जाएंगी। मीन्स अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 बच जाएगी, C1 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर प्लस C3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। जैसे हमने थाईलिन सिस्टम में किया था, आप खुद बिल्कुल उसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इस इक्वेशन में C2 और C3 को भी C1 के टर्म्स में लिखती हूँ, जो अभी ऊपर हमने एक्सप्रेशन 4, 5 एंड 6 डिराइव करे थे। तो वहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन नंबर 8 आ जाता है, दैट इज़ C1 इज इक्वल टू 1/2। तो पहले हमने C1 C2 की वैल्यूज़ जो हैं वो सभी को C1 आपस में रिलेशनशिप उनके निकाले थे। अब आप देख रहे हैं हमारे पास एक न्यूमेरिक नंबर आ गया है एक्सप्रेशन नंबर 8 द्वारा। अब क्योंकि हमें पता है कि C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ऑफ C1, तो मेरे पास मैं C1 की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन नंबर 9 जो है वो C2 के लिए आ जाता है, दैट इज़ 1/√2। इसी तरह हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था C1 इज इक्वल टू C3, दैट मीन्स C3 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, दैट्स गिवन बाई एक्सप्रेशन नंबर 10। अब हम C1 C2 C3 तीनों की मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ गई हैं। इन वैल्यूज़ को हम LCMO ट्रीटमेंट द्वारा बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे C1 की जगह 1/2, C2 1/√2 एंड C3 1/2 पुट करती हूँ, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है इक्वेशन 11 नंबर, दैट शोज़ wave function for the bonding molecular orbital is equal to 1/2 of phi 1 plus square root 2 phi 2 plus phi 3। बिल्कुल सेम लाइंस पे चलते हुए हम नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के लिए भी वेव फंक्शंस डिराइव कर सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अब आप लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। उसी तरह जो ऊपर मेरे पास 3 सेकुलर इक्वेशंस बनी हुई हैं, उन तीनों सेकुलर इक्वेशन में आप x इज 0 पुट करते जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं x 0 पुट करूँगी तो आई विल गेट C1 इज इक्वल टू C माइनस C3। तो मेरे पास इस तरह से तीनों जो है एक्सप्रेशंस आ गए हैं। तो मेरे पास जो है, अब मैं बिल्कुल सेम लाइंस पे कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन लगाऊंगी। आप बिल्कुल सेम कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे तो यहाँ भी आपके पास वही आ जाएगा, C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। C2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, C3 की वैल्यू माइनस C1 पुट करेंगे, तो मेरे पास यहाँ से C1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/√2 एंड C3 आ जाएगा -1/√2। इन दोनों C1 C3 को हम पुट करेंगे साई में, तो साई की वैल्यू मेरे पास नॉन बॉन्डिंग के लिए आ जाएगी 1/√2 विद इन ब्रैकेट्स phi 1 माइनस phi 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे phi 2 मीन्स जो सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, नोड आ जाएगी, एक नोड होगी जब हम डायग्राम बनाएंगे वेव फंक्शंस के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में अब आप लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू √2। आप खुद ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम सेकुलर इक्वेशंस में वैल्यूज़ आप पुट करके आपके पास आ जाएगा C1 इज इक्वल टू 1/2, C2 इज इक्वल टू -1/√2, C1 इज इक्वल टू C3। तो आप उसी तरह नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हुए एक्सप्रेशन आप ऑब्टेन करेंगे 1/2 phi 1 माइनस 1/√2 phi 2 प्लस 1/2 phi 3। तो इस तरह हमारे पास तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शंस के एक्सप्रेशंस जो हैं वो आ गए। दैट्स ऑल अबाउट अलाइल सिस्टम। थैंक यू सो मच।